हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में जो है हम बात करेंगे नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय के बारे में। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। यदि उस वीडियोस को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको जरूर से जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय को जानने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर में इनकम होता क्या है, आय क्या होता है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और कार्य के बदले में कोई अवार्ड मिल रहा है, रिवार्ड मिल रहा है, इनाम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कार्य के बदले कोई इनाम मिलता है तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, उसे ही बोलते हैं हम लोग इनकम यानी कि आय। ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है राष्ट्रीय आय की। ठीक है, तो किसी राष्ट्रीय आय को कैसे गणना करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, वो भी हम देखेंगे फॉर्मूले के माध्यम से। तो अभी फिलहाल पहले राष्ट्रीय आय को देखते हैं। तो किसी एक राष्ट्र में एक निर्धारित समय में जो कुछ भी उत्पादित हुआ, ठीक है, या चाहे वस्तु हो या सेवा हो, ठीक है, उसका जो अंतिम मूल्य है उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। किसी एक राष्ट्र में एक निर्धारित समय में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है उसे ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा और वहां से जो है बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये जरूर से समझ लेना है कि ये जो निम्नलिखित के 4 पॉइंट्स हैं ये सब के सब जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। कौन कौन से? पहली एक, इंटरमीडिएट गुड्स जिसे मध्यस्थ वस्तु कहते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ हाउस वाइफ्स यानी कि गृहिणी का कोई योगदान है, ठीक है, घरेलू कोई योगदान है तो वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। पेंशन भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। ब्लैक मनी भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हाईलाइटेड पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको तो बिल्कुल एकदम अपने दिमाग में जो है छाप लेना है। ठीक है, देखो राष्ट्रीय आय के जनक किसे कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्रीय आय के जनक के रूप में जाना जाता है। इनकी एक बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1920 में लिखी गई थी, ये भी याद रखना। तो इसमें जो है पहली बार, यानी कि इस बुक में जो है पहली बार, प्रथम बार राष्ट्रीय आय की गणना की गई और वो भी वैज्ञानिक पद्धति पर बताई गई है, यानी कि वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। 1934 में साइमन कुजनेट ने एक पेपर प्रकाशित किया जो राष्ट्रीय आय के लेखांकन यानी कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग से संबंधित था। और ही इज द फर्स्ट पर्सन हु क्वाइन द टर्म ऑफ जीडीपी। और इसी पेपर में जो है सबसे पहले प्रथम बार जो है इन्होंने जो है क्या किया था, जीडीपी का टर्म का यूज किया था। और प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति पर राष्ट्रीय आय की गणना जो है डॉक्टर वी राव ने की थी। ठीक है, डॉक्टर वी राव ने की थी पहली बार वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर गणना। अगर हम बात करें 1949 में, तो उस समय जो है एक नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई, राष्ट्रीय आय समिति, जिसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें इनके सदस्य में, तो 2 सदस्य थे, वी राव और गाडगिल। ठीक है, उसके बाद इन्हीं लोगों के सुझाव पर जो है एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बनाया गया जिसे CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुई। और कार्य क्या था, यानी कि फंक्शन क्या थे इस CSO का? तो टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना करना। ठीक है, 1950 में 1950 में अब यही जो है NSSO हो गया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आंकड़े को इकट्ठित करना इसका काम था। अब देखो जो CSA है राष्ट्रीय आय का आकलन की आंकड़े जारी करता है और ऑर्गेनाइजेशन शब्द आगे बदल करके जो है इसे ऑफिस कर दिया गया। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अब यही आगे चल करके जो है सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो गया। ये कब हुआ? 2016 में। ठीक है, ये भी याद रखना, यानी कि पहले ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, अब ऑफिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज समझो। देखो MOSPI, ठीक है, सांख्यिकी एवं नियोजन मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल प्लानिंग, ठीक है, ये क्या कहता है? इसका मुख्यालय जो है दिल्ली फरीदाबाद में है।
और देखो इसका मेन काम जो है ना कैलकुलेशन करना है, ठीक है, मतलब ये सीएसओ जो होता है, ठीक है, वो इसी मंत्रालय के अधीन आता है, और वो मंत्रालय कहाँ है, दिल्ली फरीदाबाद में है, ठीक है। अब देखो कैसे हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो एक आय पद्धति के आधार पर, फिर व्यय पद्धति के आधार पर, और उत्पाद बिक्री और मूल्य संवर्धन, यानी कि क्या सेल्स हो रहे हैं, क्या प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से जो है ये किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें भारत सरकार कौन से मेथड का इस्तेमाल करती है राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन के लिए, तो वो जो है व्यय पद्धति का उपयोग करती है, यानी एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करती है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसको गणना करने के लिए, देखो सबसे पहले तो नेट जिसे नेवल कहते हैं निकालना होगा, तो ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन जिसे मूल्यह्रास कहते हैं। जब भी नेट निकालना होगा तो ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन को जो है माइनस किया जाता है। और अगर इसी को हम सोचो यहाँ से ग्रॉस अगर यहाँ रहने दें तो ये माइनस डिप्रिसिएशन इधर जाएगा तो इसमें प्लस हो जाएगा, तो यहीं से फार्मूला बन जाएगा सकल, यानी कि ग्रॉस इक्वल टू नेट नेट प्लस मूल्यह्रास, ठीक है। एक फार्मूला ये देखो, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है फार्मूले पूछ देता है, तो ये भी याद रखना, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज हम एग्जांपल समझते हैं, क्या होता है डिप्रिसिएशन, ठीक है। जैसे मान लो एक अजय है, उसकी बाइक है जो अभी 1,20,000 रुपए की है, ठीक है। 1,20,000 में टोटल प्राइस है, तो जो टोटल प्राइस उसको ग्रास कहेंगे, यानी कि सकल बोलेंगे। अब वो क्या किया, 5 साल उस बाइक को चलाता है, तब जो 5 साल चलाने के बाद जो है, ठीक है, सपोज कर लो कि उस बाइक की कीमत जो है, ठीक है, अ, उस बाइक की कीमत यहाँ पे 12 लाख है, ठीक है, और यहाँ पे जो है सोचो कि ये 4 लाख रुपए हो गए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 12 लाख रुपए पहले टोटल, एक बार फिर से देखो, बाइक है अजय की, तो यहाँ पे 12 लाख रुपए उसकी कॉस्ट थी, ठीक है। टोटल प्राइस तो 12 लाख को हो गई, यानी कि सकल उसको बोलेंगे, ग्रॉस बोलेंगे, तो कितना है, 12 लाख रुपए। अब देखो जब वो बाइक चलाया 5 साल तक, तो 5 साल तक बाद उसका वैल्यू घटा, यानी कि अब भाई एक तो नया से पुराना हो गया, रंग का कलर भी कुछ है, कुछ गड़बड़ी काट छाट हुआ होगा, जो जो कुछ भी हुआ, ठीक है, यानी कि पुराना हो गया। तो अभी फिलहाल में 5 साल बाद उसकी जो कीमत लगा रहे हैं लोग, वो 4 लाख रुपए लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसे नेट प्राइस कहते हैं। तो पहले जो कीमत थी 12 लाख क्रॉस प्राइस, अभी जो कीमत लगा रहे हैं नेट प्राइस, ठीक है। तो वैल्यू में डिप्रिशिएशन क्या हुआ, ठीक है, 5 साल बाद, तो 12 लाख में से 4 लाख घटाएंगे तो 8 लाख रुपए जो आया ना, उसको बोलेंगे डिप्रिशिएशन। तो जब कभी भी हमको नेट निकालना रहता है, नेट वैल्यू, तो जो ग्रॉस है, ग्रॉस कितना था, ये 12 लाख रुपए था, डिप्रिशिएशन को हम घटाएंगे तो हमारा नेट निकल जाएगा, यानी कि डिप्रिशिएशन कितना है, वो है 8 लाख रुपया। तो नेट जो कॉस्ट है, ठीक है, वो आया 4 लाख रुपए का, ठीक है। तो इस तरह से जो है जो नेशनल इनकम है उसकी कैलकुलेशन किया जाता है, उसके लिए फॉर्मूला है। हमेशा ये 4-5 टर्म का यूज होगा, तो हम यहाँ बता दिए, जी फॉर स्टैंड ग्रास, नेट एंड डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन एनडीपी, ठीक है, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी प्लस एनएफआईए जीएनपी होता है, जीएनपी प्लस एनएफआईए जीडीपी होता है, एनडीपी प्लस एनएफआईए एनएनपी होता है। ये तो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, एक दो बार आप देखेंगे तो ये बिल्कुल लर्न हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वो नहीं है, एग्जाम में सीधे डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाते हैं फॉर्मूले से। अब देखो यहाँ पे एक होता है फैक्टर कॉस्ट और दूसरा होता है मार्केट प्राइस कॉस्ट, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट यानी कि उसको बनाने में क्या क्या लगा हुआ है, और वो है फैक्टर कॉस्ट, यानी कि कोई चीज सामान अगर बन रहा है तो एक एक पार्ट की क्या कीमत है, ठीक है। यानी कि सोचो बाइक अगर बना है तो बाइक का हर एक पार्ट की अलग अलग कीमत है और अलग अलग जगहों से आता है, तो वो फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। जब बाइक पूरी बन के तैयार हो जाती है, जब मार्केट में आती है, तो जिस मूल्य से बाजार में उसको उतारा जाता है, वो मार्केट प्राइस होता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूले आपको दिख जाएंगे, जीडीपी और नीचे एफसी लिखा है, यानी कि जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स के साथ
उसके बाद सब्सिडी रहेगी, तो जीडीपी एमपी हो जाएगी मार्केट प्राइस। यानी ये सब जो है जुड़ते हैं तब जाकर के जो है वो जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आता है। जीडीपी माइनस फैक्टर कास्ट में से अगर डिप्रेशिएशन घटा देते हैं तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रेशिएशन, एनएफआईए प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, एनएनपी एमपी आ जाता है। तो ये सब आप देख लीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे मान लो जीडीपी यहाँ पर यह भारत में 100 रुपये है और पॉपुलेशन 100 है, ठीक है। पाकिस्तान में अगर देखें तो 500 रुपये है और पॉपुलेशन 1000 है, ठीक है। तो जैसे ही हम अगर हमको कैलकुलेट करना रहे जीडीपी, तो ये होता है मतलब नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जब भी हमको कैलकुलेट करना रहता है तो कैसे निकालेंगे, टोटल जीडीपी, ठीक है, अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो अगर हम टोटल जीडीपी यहाँ टोटल पॉपुलेशन दिखाएं तो पहले हम इंडिया का निकालते हैं, तो 100 रुपीज 100 पीपल, तो आया पर पीपल का 1 रुपये, ठीक है, जिसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे पर कैपिटा इनकम में, तो टोटल जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो यहाँ पे देखिए तो 1 रुपये। पाकिस्तान का देखिए तो 500/1 यानी कि 50 पैसे। तो ये पूछे कहाँ के पैसे कमजोर हैं, ठीक है, मतलब कहाँ की वैल्यू गिरी है किस मूल्य की। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक व्यक्ति के पास 50 पैसे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, और इंडिया में एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, यानी कि पर कैपिटा इनकम कहाँ पे अच्छा है, तो भारत के लोगों का जीवन स्तर अच्छा है, यानी कि यहाँ पर कैपिटा इनकम अच्छा है, ठीक है। तो कहा जाता है कि एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, और एक बेटर इंडिकेटर होता है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के जीडीपी के लिए, ये भी याद रखना, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास जो होता है किसी भी देश के लिए, तो जीडीपी के लिए एक बेहतर सूचकांक होता है पर कैपिटा इनकम। तो कैसे निकाला जाता है, टोटल जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, ये भी याद रखना। अगर देखो यहाँ पे जीडीपी में 5% की वृद्धि हो गई है, तो ये याद रखना, और बेस ईयर कितना 2011 से 12 माना जाता है राष्ट्रीय, अभी फिलहाल में तो ये 2011-12 बेस ईयर माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जीडीपी के आधार जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2011-12 ही माना जाता है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसको ध्यान देना है। 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने जो है क्या किया था, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताया। और जो डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किन किन चीज़ों को देख करके निकाला जाता है, पहले एजुकेशन, फिर स्वास्थ्य हेल्थ जिसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा दर कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, इन सभी चीज़ों को देख के निकाला जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो एक और बात बताएं तो 1990 में जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा जो है स्वीकार कर लिया गया था, और हर वर्ष जो है यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और यही जो है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट होता है। और अगर हम बात करें 2021 और 22 में 191 देशों में से भारत का जो है 132वां स्थान है, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में यहाँ पे आप देख सकते हो पर इनकम, पर्सनल इनकम जिसे बोलते हो व्यक्तिगत आय, ठीक है। नेशनल इनकम में पर्सनल इनकम जिसे बोलते हैं, जब भी निकालना रहता है तो पहले तो राष्ट्रीय आय प्लस आय लेकिन प्राप्त नहीं हुई, धन प्राप्त हुआ लेकिन अभी आय नहीं, इन सभी को मिला करके ही जो है किसी व्यक्ति की पर्सनल आय यानी कि व्यक्तिगत आय के बारे में हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना, यहाँ पे फ्लो ऑफ इकोनॉमी दिखा रहा है, कैसे जो है किसी पर्सनल व्यक्ति से घर से लेकर के और व्यापारिक घराने तक के, मतलब ये सोचो कि जो आय है वो उसका फ्लो होता है। जैसे मान लो अगर हाउस होल्ड यानी घरेलू की बात करें, व्यापारी की, अगर मान लो हम यहाँ पे कपड़े खरीदने जाते हैं, यहाँ से गए हम इसके व्यापार कपड़े खरीदने, इसको पैसे देंगे, ठीक है, और उसके बदले में वो हमको कपड़े देगा। जमीन हम बेचने गए या रेंट पे दिए, तो यानी कि ये कह रहा है कि यहाँ पे हम कुछ दे रहे हैं तो कुछ इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फ्लो ऑफ मनी, ठीक है। तो प्रोडक्शन इसे फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये घरेलू की तरफ है, और जो बिजनेस हाउस है उधर की तरफ फैक्टर ऑफ पेमेंट
भुगतान है इधर, ठीक है। तो दोनों साइड फ्लो ऑफ मनी बनी रहती है, ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे जो है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके कुछ बेसिक फॉर्मूले, और साथ ही साथ जो है पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है। आई होप ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो में जो है हम उन सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप यदि नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।